ये कहानी है अमन की और अमन के ऊपर हुए हुए अत्याचार की। अमन की पत्नी पे हुए अत्याचार की, अमन के बच्चों पे हुए अत्याचार की। ऐसा क्यों था कि अमन के माता पिता, बड़े भाई, बड़ी भाभी, मंझला भाई, मंझली भाभी अमन को पसंद नहीं करते थे, अमन की बीवी को पसंद नहीं करते थे, अमन के बच्चों को पसंद नहीं करते थे। अमन के हिस्से की हर चीज वो उससे छीन लेते थे, ले लेते थे। वो उसके बर्थडे की के गिफ्ट हो या अमन का कमाया हुआ पैसा। अगर ऐसा क्या हुआ कि खाटू श्याम बाबा ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि अमन की जिंदगी एकदम बदल गई। अमन की जिंदगी जमीन से उठ के आसमान पे चली गई। ऐसा क्या चमत्कार हो गया? अगर आपको ये जानना है तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही शानदार कहानी है ये। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है KS स्टोरीज, मतलब खाटू श्याम जी की कहानियां। ये कहानी है अमन की, अमन के वाइफ की, अमन के बच्चों की और अमन के पूरे परिवार की। अमन के पिता की एक दुकान थी जो कि एक राशन की दुकान है जहां पे चावल, गेहूं, तेल और ये सब सारी चीजें मिल रही होती हैं और अच्छी दुकान होती है। ऐसा नहीं है कि वो दुकान बहुत छोटी सी है, लोगों का खर्चा नहीं चल पा रहा है, बहुत परेशानी से परिवार चल रहा है। नहीं नहीं, बहुत बड़ी दुकान है और उस दुकान में कम से कम 15-20 लड़के अलग से काम करते हैं अमन के घर वालों को छोड़ के। अमन के पिता, बड़ा भाई, मंझला भाई, सब। अमन खुद उसी दुकान पे काम करता था। चीजों को ठीक करूंगा, नौकर की तरह काम करता था अमन। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, मझले भाई की शादी हो चुकी थी, सिर्फ अमन की शादी ही बची थी करने को। कुछ समय बीतता है, अमन उस दुकान पे नौकर की तरह काम करता है। अमन को हर महीने के हिसाब से कुछ पैसे दे दिए जाते थे, 400-500 रुपए दे दिए जाते थे। और ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है, ये कहानी अभी 2-4 साल पहले की कहानी है। अमन जब भी अमन को कहीं जाना होता, वो अपने परिवार से पैसा मांगता, अपने पिता से, अपने भाइयों से पैसा मांगता, तो उसे ये बोल करके टाल दिया जाता कि तुझे हम महीने का पगार देते तो हैं और तू इस घर में रहता है, तू अगर बाहर रहता तो तुझे किराया देना पड़ता, तो हम वो पैसा काट लेते हैं, तुझे 500-600 रुपए देते तो हैं महीने का, तो उससे अपना खर्चा निकाला कर। अमन ने कहा कि भैया उस पैसे से मेरा क्या होता है, मुझे भी कभी कुछ अपने कपड़े लेने होते हैं या कुछ करना होता है, तो मैं वो कैसे करूंगा, 400-500 रुपए में नहीं होता है। अमन के बड़े भैया ने कहा कि देख, तुझे अगर ये चाहिए तो ठीक है, वरना तो इस घर से निकल सकता है। मंझला भाई बड़े भाई की बात सुन के हंस देता है। पिता भी वहां पे साइड में खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते हैं अमन की साइड से। कुछ समय बीतता है, अमन की जिंदगी ऐसे ही बर्बरता से चल रही होती है, लेकिन कुछ समय बाद अमन की शादी होने वाली होती है। अमन शादी के लिए मना करता है, लेकिन अमन के पिता और अमन के भाई उसे जिद करके उसकी शादी कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अमन की जब शादी होगी तो उसके यहाँ से कुछ धन दौलत, गाड़ी वगैरह कुछ आएगी, तो उससे हम घर में कुछ काम करवा लेंगे या कुछ हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। अमन की जब शादी हो रही होती है, अमन की वाइफ का नाम होता है स्वाति। अमन की जब शादी स्वाति से हो रही होती है, तो स्वाति जी की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो खाटू श्याम बाबा को बहुत मानती है। और अमन ने जब उस शादी में उसे कुछ पैसे दिए जा रहे थे, तो अमन ने साफ इनकार कर दिया कि मैं आप लोगों से एक भी रुपए नहीं लूंगा, मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए, मैं इस प्रथा के बिल्कुल भी खिलाफ हूं। स्वाति ये बात देख करके बहुत खुश हो जाती है कि अमन जी को ये सब चीजें नहीं पसंद है। मेरे पिता ने बहुत ही मेहनत करके ये पैसे इकट्ठा किए हैं, अगर ये नहीं लेते हैं तो मेरे जो मुझसे छोटी बहनें हैं उनकी शादी में ये पैसे काम आ जाएंगे। तभी अमन के पिता वहां आते हैं, शादी हो चुकी होती है। अमन के पिता अमन को बुलाते हैं अपने पास और अमन को डांटते हुए कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात मना करने की, तू कौन होता है? अमन उस समय कहता है कि ये मेरी शादी है, मेरी पत्नी है और मैं नहीं चाहता कि मैं दहेज लेकर के अपनी शादी करूं। दहेज लेना गलत है और मुझे ये बात पसंद नहीं है। अमन अपने पिताजी को जैसे ये बात कहता है, उसके बाद अपनी बीवी मतलब स्वाति जी का हाथ पकड़ता है और वहां से चला जाता है।
जाने के बाद वो अपने रूम में जाता है, स्वाति जी को अपनी पूरी बात बताता है, सारी बातों को कहता है कि देखो यहाँ पे मेरे घर में ये हालात हैं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मेरे पिता, मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी और मेरा छोटा भाई, छोटी भाभी। स्वाति जी उनको कहती हैं कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई हैं जो इन सब का हिसाब कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। अमन बहुत भौचक्का जाती है, ऐसा आपके पास क्या है कि आप ऐसा कह रही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वाति जी उठती हैं, अपना बक्सा खोलती हैं और उस बक्से में से इतनी छोटी सी खाटू श्याम बाबा की फोटो निकालती हैं और वो फोटो इतनी सुंदर होती है, नीले कपड़े में खाटू श्याम बाबा खुद होते हैं और वो इतनी सुंदर फोटो होती है, ऐसी चमक रही होती है खाटू श्याम बाबा की आंखें कि क्या ही कहा जाए। समय बीतता है, अगला दिन होता है और अमन को अपनी दुकान जाना होता है। अमन उस दुकान पे जाता है, अपनी माँ से कहता है, अपनी बड़ी भाभी से कहता है कि मैं दुकान जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, कुछ हो खाने को तो दे दीजिए। बड़ी भाभी कहती है कि तू हमसे अब क्यों मांग रहा है, अब तेरी बीवी आ तो गई है, जा उससे बोल, वो बनाएगी और तेरे को देगी खाना। अमन बोलता है कि वो अभी अभी आई है, उसे इस घर के बारे में कुछ नहीं पता है और मैं उसे कैसे कह सकता हूँ कि खाना बनाए। बड़ी भाभी कहती हैं तो फिर ऐसा है, तू भूखे ही जा और तुझे जो महीने के पैसे मिलते हैं तो उस पैसे से कुछ जाके खा लियो बाहर, हम तेरी पत्नी का ध्यान रख लेंगे, तू जा। अमन को इस बात की थोड़ी सी खुशी हो जाती है कि बड़ी भाभी ने कम से कम ये बात तो कही। यही जिंदगी चल रही होती है। अमन को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उनकी वाइफ को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे करते करते 2-4-5 साल बीत जाते हैं। अमन का चेहरा बहुत डल हो जाता है, स्वाति जी का चेहरा बहुत डल हो जाता है। बीच में मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि उस फोटो को लेकर के, जैसे ही स्वाति जी ने वो फोटो खाटू श्याम बाबा की फोटो अमन जी को दिखाई और बोला कि इस फोटो को ले जाकर के अपने मंदिर में रख दीजिए, वो इस घर की सारी दिशा और दशा चेंज कर देंगे। अमन उस फोटो को लेता है और जैसे ही घर के बाहर निकलता है वैसे ही उसकी भाभी का पैर किसी वजह से फिसल जाता है और भाभी उसकी गिर जाती है और भाभी जी को चोट लग जाती है। भाभी को चोट लग जाती है और उस फोटो को देखते ही अमन की भाभी कहती है कि ये क्या है, ये तू क्या लेकर के आया है। अमन ने बोला कि ये स्वाति जी के भगवान हैं, इन्हें खाटू श्याम बाबा कहते हैं और उनका कहना है कि ये अगर इस घर में आएंगे तो इस घर की दशा और दिशा बदल जाएगी, मतलब कि ये घर बहुत ही बेहतर हो जाएगा। बड़ी भाभी कहती हैं कि ऐसा है कि इनके आते ही, तेरे इस स्वाति के बाबा के आते ही मैं गिर गई, ये फोटो पक्का अपशकुन है। माफ कीजिएगा, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ था। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं खाटू श्याम बाबा के लिए, मुझे माफ करिएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बात बोल रहा हूं। तब तक अमन कहता है कि भाभी भगवान का इसमें क्या कसूर है, भगवान आपको थोड़ी गिराएंगे। अरे हो सकता है कि पानी की वजह से ऐसा हो गया हो सकता है कि आप कुछ बना रही हो तो कुछ जमीन पे गिर गया हो जिस वजह से आपको चोट लग गई है। तब तक बड़ा भाई आता है और अमन को एक थप्पड़ दे देता है, कहता है कि तू अब बहस करेगा, अब तू सिखाएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। स्वाति जी अमन को देख रही होती हैं और वो पूरी बात समझ चुकी होती हैं कि हाँ सच में अमन जी की इस घर में इज्जत कितनी है और मुझसे क्यों शादी हुई थी, अमन जी की शादी क्यों की गई। स्वाति जी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं और दूसरा उनके यहां से कुछ पैसे भी आने वाले थे, इस वजह से भी अमन की शादी की गई थी स्वाति जी से। ठीक है, होता क्या है कि कुछ साल बीत जाते हैं, 5-6 साल बीत जाते हैं और अमन के घर में एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है। बेटे की उम्र है 4 साल और बिटिया है 2 साल की। होता क्या है कि बड़े बेटे का जन्मदिन आता है, अमन बहुत खुश होता है और एक बड़ा सा केक मंगवाता है, जिस केक की वजह की कि मोहल्ले के कुछ बच्चे आएंगे, लोग आएंगे तो उनको हम केक बांट देंगे। बर्थडे मनते रहता है, ये जाता है और घर को थोड़ा डेकोरेट कर रहा होता है। तब तक इसके बड़े भैया आते हैं और उसको मना कर देते हैं कि ऐसा है, तुझे अगर अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना है तो वो तू अपने रूम में मना, यहाँ मनाने की जरूरत नहीं है, तू पूरे घर को गंदा कर रहा है, ऐसा है वैसा है। और भाभी आती हैं और अपने पति को रोकती हैं, मतलब बड़े भैया को रोकती हैं कि रहने दो, कल हमारे बेटे का भी जन्मदिन है, इसी में काम चल जाएगा, इसमें तो अमन के ही पैसे खर्चे हो रहे हैं तो हमें कोई परेशानी है नहीं। ठीक है, रात को कुछ लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, अमन के बच्चे को गिफ्ट देते हैं।
अमन का बेटा बहुत खुश हो गया होता है, बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं अमन के बेटे के पास। बेटे का नाम है राहुल। राहुल बहुत खुश हो गया होता है। सबको अमन और उसकी स्वाति एक छोटे से भगोने में कुछ केक, कुछ नमकीन, एक समोसा और ऐसे कुछ सबको परोस रहे होते हैं। अमन की वाइफ ने बहुत सारा खाना बनाया होता है सबको खिलाने के लिए। फिर होता क्या है कि राहुल का केक कट जाता है। तब तक जब वो गिफ्ट सारे आ जाते हैं तो अमन के बड़े भैया के जो बच्चे हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे आते हैं और राहुल के सारे गिफ्ट्स को खोल खोल के देखने लग जाते हैं। और भाभी राहुल को डांट के उस जगह से भगा देती है। राहुल आता है अपनी ताई जी के पास और ताई जी कहता है, ताई जी ये मेरा गिफ्ट है, क्या मैं इसे अपने रूम में ले जाऊं और मैं वहां देख लूं? अमन की ताई जी ने राहुल की ताई जी ने राहुल को डांट के वहां से भगा दिया कि तू जाता है कि नहीं यहां से। राहुल जाता है और अपने रूम में जाके रोने लग जाता है। थोड़ी देर बाद स्वाति जी आती है, रूम में देखती है राहुल रो रहा है, उससे पूछती है क्या हुआ। राहुल पूरी बात बताता है और वो बाहर आती हैं। और आज अमन की वाइफ स्वाति जी से बड़ी भाभी की थोड़ी सी नाकाजोकी हो जाती है। और ये जरूरी भी है, आप अपने लिए सह सकते हो, लेकिन जब आपके पुत्र पे बात आएगी तो आप नहीं सहोगे। कोई भी इस धरती पे अपने पुत्र के लिए कुछ भी नहीं सहता है। स्वाति जी ने पूरी बात बोली कि जब से मैं इस घर में आई हूं, अमन जी भी हैं इस घर में और आप लोगों ने हमें बहुत परेशान करके रखा है। आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि जितना हक आपका है इस घर पे, उतना ही हक अमन का है और मेरा है और मेरे बच्चों का भी है। बहुत बहस होता है। बड़ा भाई, बड़ी भाभी, पिता, मंझली भाभी, भैया सब आते हैं और अमन को और अमन की वाइफ को सिखाते हैं कि तू जो है बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, ऐसा है वैसा है। होता क्या है कि वो जो खाटू श्याम बाबा की फोटो स्वाति जी लाई होती हैं, उसको उन्होंने हटाया नहीं होता है, मंदिर में नहीं रखा होता है, उसको वापस ले जाकर के अपने बक्से में रख दी होती हैं और रोज सुबह उठ करके उस बाबा की फोटो को निकाल के जय श्री श्याम बोल के वापस उस फोटो को उस बक्से के अंदर रख देती हैं। उसके बाद कुछ समय बीतता है, रात होती है। राहुल रोते रोते सो जाता है। घर में बहुत ही चिल्लम चिल्ली होती है और उस घर में जितने भी लोग होते हैं, जो मेहमान आए होते हैं, वो जा रहे होते हैं। बहुत थकावट हो जाती है, बहुत बहस हो जाती है। बर्थडे अच्छे से नहीं मन पाता है राहुल का। थोड़ी देर बाद अमन की वाइफ और अमन के दोनों बच्चे, राहुल और उसकी छोटी बिटिया सो रहे होते हैं। तभी अमन को उस घर रूम में एक सरसराहट सी सुनाई देती है, जैसे कि क्या हो। अमन उठता है, देखता है तो लाइट जलाता है और देखता है तो एक थोड़ा सा कुछ ऐसा था जो अंदर की तरफ रेंगते हुए गया। अमन बहुत घबरा गए। अमन दौड़ते हुए गए, अपनी वाइफ को उठाया, दोनों बच्चों को उठाया और किनारे खड़ा कर दिया। और जैसे ही उस जगह से कुछ सामान रखा हुआ था, बक्से वक्से टाइप की चीजें रखी थी, उस बक्से को हटाया तो देखा कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सांप था। अमन को समझ में नहीं आया कि उस घर के अंदर सांप आया कैसे। अमन बहुत तेज अपने बच्चों को लेता है, बाहर जाता है और अपने बड़े भैया से कहता है, भाभी से कहता है कि पिता से कहता है कि आप लोग सुनिए, मेरे घर में रूम में जो है सांप आ गया है, आप प्लीज मेरी मदद करिए वरना वो कुछ हमें हानि पहुंचा देगा, ऐसा है वैसा है। बड़ा भाई कहता है कि ऐसा है कि हमें पता है कि तेरे घर में वो तेरे श्याम बाबा की जो फोटो है वो तेरे उस बक्से में है। मैंने एक दिन देखा था तेरी बीवी को उस बक्से में उस मूर्ति को रखते हुए, उस फोटो को रखते हुए। हमने मना किया था, वो नहीं मानी, तो ले तेरे श्याम बाबा ने ही उसे भेजा होगा। उस रूम में जो भी है सब तेरा है। अमन कहता है कि भैया ऐसा ना कहिए, उसमें हमारे बच्चे भी हैं, उन्हें कुछ हो जाएगा, प्लीज हमारी मदद करिए। तब तक वहां से भाभी की भी आवाज आती है कि हमने कहा ना, उस घर में उस रूम में जो भी है अब सब चीज तेरी है। वो तू समझ, तेरा काम समझ, तेरा मन समझे, तेरे खाटू श्याम बाबा समझे, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं। तू जिए या तेरे बच्चे जिए या मरे। अमन बहुत दुखी होता है। अमन अपने भैया भाइयों से कहता है कि मैं इस बात को याद रखूंगा। और छोटा भाई अमन को डांट के भेज देता है कि तू जाता है कि नहीं, या तुझे और तेरे साथ तेरे बच्चे और तेरी बीवी को इस घर से निकाले। उसने थोड़े से कुछ अच्छे अच्छे बोल पिताजी ने भी बोल दिए होते हैं।
होता क्या है कि जब वो सांप को हटाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो सांप वहां पे किसी टाइल्स के अंदर घुस जाता है। वो झाड़ू से हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो जो सांप होता है वो किसी टाइल्स के अंदर घुस जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो सांप गया कहाँ, उस टाइल्स में कैसे घुस गया, उसमें तो जगह ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि वो सांप जो है उस टाइल्स के अंदर चला गया। अमन जाता है, उस टाइल्स को देखता है, झाड़ू से ऐसे ऐसे कर रहा होता है, तब तो वहां से हथौड़ी उसे दिखाई देती है। वो उस हथौड़ी को लेता है और उस टाइल्स के ऊपर ऐसे मारता है, वो टाइल टूट जाती है। वो धीरे धीरे उस टाइल्स को एक एक करके दूर से ही उसकी स्वाति जी कह रही होती कि देखिए संभाल के, कहीं वो सांप आपको ना काट ले। अमन जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ध्यान दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, हमारे साथ श्याम बाबा हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोल रहा होता है, उस टाइल्स को धीरे धीरे हटा रहा होता है। होता क्या है कि धीरे 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 जब हटा रहा होता है, नीचे मट्टी होती है, उस मट्टी को भी हल्का हल्का हटा रहा होता है, तो वहां पे एक बहुत ही ठोस चीज अमन के हाथों से टकराती है। ऐसा जैसे कि कोई बक्सा रखा हो या कोई घड़ा रखा हो, ऐसा कुछ उसे महसूस होता है। अमन जैसे देखता है तो वहां पे ना सांप होता है, वो एकदम पूरी मट्टी से भरी हुई चीजें होती है, ना वहां कोई ऐसा गड्ढा होता है जिसमें वो सांप चला जाए या कुछ भी हो जाए। अमन उस मट्टी को हटाता है, उस चीज को देखता है, अच्छे से साफ करता है, तो देखता है वहां पे एक घड़ा रखा होता है और उस घड़े को देख करके अपनी पत्नी की तरफ देखता है और बोलता है कि ये देखो, ये क्या है। पत्नी कहती है कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। उनकी पत्नी जाती है, चुपचाप गेट बंद करती हैं और गेट बंद करने से उसके पिता, उसके भाइयों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जिए या मरे कोई फायदा नहीं है उनके लिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है उन्हें। स्वाति जी वापस आती हैं, उस घड़े को देखती हैं और कहती है कि इस घड़े को धीरे से निकालो और हल्ला मत करना। दोनों अपने एक दूसरे को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। उन्हें पता है कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। वो डर तो रहे होते हैं, हो सकता है उस घड़े के अंदर ही सांप हो। उस घड़े को निकालते हैं और उस घड़े के ऊपर एक लाल कपड़े से बंधा हुआ एक कपड़ा होता है, उसको धीरे से अमन जी खोलते हैं, दूर हट के अपने उंगलियों से उस कपड़े को खींचते हैं। उस पर एक प्याली रखी होती है, उस प्याली को जैसे ही हटाते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या हुआ। ऐसी चीज जो अमन की जिंदगी बदल के, ऐसी चीज जो अमन की जिंदगी को बदल के रख दिया। खाटू श्याम बाबा का ऐसे आशीर्वाद जो अमन की जिंदगी को बदल के ही रख दिया। उस घड़े के अंदर कुछ सोने की ईंटें, कुछ सोने के हार, कुछ चांदी के सिक्के पड़े थे। बहुत बड़ा घड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, इतना ही बड़ा घड़ा था, लेकिन उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के, सोने की ईंटें, कुछ सोने के हार, कुछ नग, कुछ ऐसी वैसी चीजें पड़ी थी। स्वाति उठती हैं, अमन को चुप कराती है कि आप कुछ भी मत बोलिएगा। जाती हैं, अपने बच्चों को कुछ देर में सुला देती हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं है इस घर के अंदर, आप तुम लोग सो जाओ, और वापस आती हैं और अमन से कहती हैं कि देखिए, अमन बहुत भोला होता है, अमन सोचता है कि वो जाकर के अपने भाइयों को बता दे कि देखिए हमें घर में क्या मिला। लेकिन उनकी बीवी जानती थी कि अगर ये बात वो अपने घर में बताती हैं, उन्हें इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अमन स्वाति जी की बात को बहुत अच्छे से समझ जाता है। जैसे ही ये बात वो समझ में आती है अमन जी को, स्वाति को, वो उन सारी चीज़ों को उठा करके एक जगह छुपा देता है, उसी मट्टी के अंदर छुपा देता है, उस चीज़ को वैसे ढक देता है और वो सोने का नाटक करते हैं कि हाँ अब वो सो चुके हैं। रात होती है, रात का 2, ढाई, 3 बजता है। अमन, स्वाति और ये दोनों अपने बच्चों को लेते हैं, उस खजाने को लेते हैं। मैं खजाना ही कहूँगा, खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद कहूँगा। उस बाबा के आशीर्वाद को लेते हैं, कुछ कपड़े लेते हैं, अमन के पास कुछ पैसे होते हैं, उन पैसों को लेते हैं और उस घर से निकल के चले जाते हैं। कुछ ही दूर पे जाते हैं और रात भर कहीं बिताते हैं। फिर अगले दिन एक किराए पे छोटा सा घर लेते हैं, एक मकान लेते हैं, एक सिंगल रूम का घर लेते हैं जहां वो रहते हैं, खाना बनाते हैं। अमन ये बात किसी को भी नहीं बताता है कि उसे उस रूम से क्या मिला था। कुछ दिन उसको रोक करके कि किसी को इस बात का एहसास ना हो, अमन धीरे धीरे एक छोटा सा बिजनेस चालू करता है। उस सोने की कुछ सिक्कों या हार को बेच करके एक छोटा सा बिजनेस चालू करता है। कुछ दिन बाद 6 महीने बाद उसी में से कुछ बेच करके एक घर लेता है।
उसके भाइयों को समझ में नहीं आता, उसके पिता को समझ में नहीं आता है कि वो इतना अमीर कैसे होते जा रहा है। उसके बाद उसके पिता और उसके बड़े भाई उस पूरे गांव में, ये उस पूरे शहर में ये हल्ला कर देते हैं कि अमन जो है कोई 2 नंबर का काम कर रहा है, इसी वजह से वो इतना पैसा कमा रहा है, उसकी इतनी औकात नहीं है, इतनी उसकी समझ नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करेगा। वो आज नहीं तो कल ऐसा फंसेगा कि उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। वो सुनाई दे रहा है आपको? चलिए कोई बात नहीं, ये मोर है, हमारे पास मोर बहुत है तो ये उनकी आवाज़ है। फिर क्या होता है कि स्वाति जी अमन से कहती हैं कि अब हमें लगता है कि हमें खाटू श्याम बाबा का, जब उसकी पूरी हालात अच्छे हो जाते हैं, घर अच्छा हो जाता है, घर गाड़ियाँ बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो स्वाति जी कहती हैं कि हमें लगता है कि हमें खाटू श्याम बाबा के दरबार चलना चाहिए, असली वाले जो राजस्थान में है, खाटू में है। अमन कहता है कि हाँ हम जरूर चलेंगे श्याम बाबा दरबार खाटू राजस्थान में। अमन जाता है और एक छोटा सा मुकुट बनवाता है सोने का, और साथ में अपने दोनों बच्चों को लेता है, अपनी वाइफ को लेता है, अपनी धर्मपत्नी स्वाति को लेता है और खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाता है, उस मुकुट को चढ़ाता है, उस मुकुट को चढ़ाता है और वहाँ पे वो दोनों खड़े होकर के श्याम बाबा का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका आशीर्वाद है और हम कभी भी इस बात का घमंड नहीं करेंगे, हम कभी भी अपने पिता, अपने दोनों भाइयों की तरह कभी भी किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। देखिए आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा, कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, अगर बाबा का 100 परेशानियां अगर आपके ऊपर हैं, वो 100 परेशानियां एक तरफ और खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद एक तरफ, वो 100 परेशानियों पे वो एक आशीर्वाद भारी पड़ जाता है। वो एक खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद, एक बार आशीर्वाद की पूरी जिंदगी बदल देता है। समझ जाइए, अगर आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, मतलब ये है कि आपको बाबा या भगवान आपके देख रहे हैं आपको कि अब आपको जरूरत किसकी है, आप हार चुके हैं, आप कितना सह सकते हैं। और खाटू श्याम बाबा को तो कहते ही हैं हारे का सहारा। तो आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इस कहानी में क्या दिक्कतें हुई हैं, मुझे क्या सुधारना चाहिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानी है तो आप मुझे इस कहानी को भेज सकते हैं मेरे पास, मैं अपने भाषा में इसको नरेट कर सकता हूं, आप सभी को सुना सकता हूं अपनी भाषा में। नमस्कार, धन्यवाद।